रूस में तनाव बढ़ रहा है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, रूसी मीडिया खुद इस पर रिपोर्ट कर रही है। इसके पीछे कारण सीधा है। जैसा कि जनरल बेन हॉजेस ने अभी कहा, यूक्रेन रूस की अकिलीज हील पर वॉर कर रहा है और रूसी नागरिकों को इसका असर महसूस हो रहा है। यह व्लादिमीर पुतिन के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अब तो उनकी मीडिया भी उनके खिलाफ हो रही है। यह वही है जो उन्होंने कहा। रूसी टेलीग्राम चैनल नेजिगर ने रिफाइनरियों और ईंधन बाजार की स्थिति पर यह पोस्ट की। रूस के ईंधन बाजार में तनाव बढ़ रहा है। पेट्रोल पंपों पर किलोमीटर लंबी कतारें लगी हैं और पेट्रोल व डीजल की थोक कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। आधिकारिक तौर पर कारण अब छुपाए नहीं जा रहे हैं। यूक्रेनी हमलों के बाद रिफाइनरियां बंद हो रही हैं। गर्मियों के चरम दिनों में लगभग 40% प्रसंस्करण क्षमता बेकार पड़ी थी। 2025 में यूक्रेनी हमलों की रणनीति बदल गई है। पहले ये एक बार ही होते थे। एक यूनिट को नुकसान होता था, संयंत्र उत्पादन घटाता था, लेकिन कुछ हफ्तों में ठीक हो जाता था। अब हमले श्रृंखलाबद्ध तरीके से किए जाते हैं और एक ही सुविधा पर बार बार दोहराए जाते हैं। राइजन नोवोसिर्जान वोल्गग्राड ओपिक्स रिफाइनरीज, यह प्राथमिक प्रसंस्करण और हाइड्रो क्रैकिंग तथा कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट्स की पुनर्स्थापना को रोकता है। उदाहरण के लिए, राइजन रिफाइनरी पर कई हमलों के बाद, जो रूस की कुल क्षमता का 5% है, उस रिफाइनरी की आधी प्रसंस्करण क्षमता बंद हो गई है। नोवा रिफाइनरी, जो रूस की कुल क्षमता का 3% है, की प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई को नुकसान हुआ है। दक्षिणी रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरी वोल्गग्राद की लुकोइल, साथ ही समारा और सुजैन रिफाइनरियों ने कच्चा तेल प्राप्त करना बंद कर दिया है। अब इस पोस्ट में वास्तव में एक दिलचस्प जानकारी साझा की गई है जो हमें नहीं पता थी, लेकिन मेरा अनुमान है कि यूक्रेनी सशस्त्र बलों को पता था। रूस इन रिफाइनरियों की मरम्मत नहीं कर सकता और इसका कारण यही है। लक्ष्य के रूप में रिफाइनरियों के चयन को उनकी तकनीकी कमजोरी से समझाया जा सकता है। आधुनिक रूसी रिफाइनरियां शेल, एक्सेन, यूओपी और हल्डोर टोपिस के उपकरणों का उपयोग करके बनाई गई थीं। हाइड्रोक्रैकिंग, कैटालिटिक रिफॉर्मिंग, आइसोमेराइजेशन और यूरो 5 घटक उत्पादन। 2022 के बाद उपकरण, सॉफ्टवेयर और उत्प्रेरकों की आपूर्ति बंद हो गई। उत्प्रेरक उपभोज्य होते हैं जिन्हें हर 1 से 3 साल में बदलना पड़ता है। पश्चिमी आपूर्ति के बिना रूस पुराने स्टॉक या कम गुणवत्ता वाले चीनी विकल्पों पर निर्भर है। हाइड्रो प्रोसेसिंग रिएक्टर और कंप्रेसर कुछ देशों में ही बनते हैं, जिनकी डिलीवरी में 1 साल लग सकता है। इसी वजह से हर यूक्रेनी हमले के बाद हाइड्रोक्रैकिंग या रिफॉर्मिंग यूनिट महीनों तक बंद रहती है। अब जैसे यह सब काफी नहीं था, सिर्फ 2 दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के खिलाफ रुख अपना लिया, क्योंकि पुतिन संयुक्त राज्य अमेरिका को समय के लिए बहला रहे थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलकर कहा है कि अब समय आ गया है कि यूक्रेन रूस के अंदर हमले शुरू करे और व्लादिमीर पुतिन और रूसी नागरिकों पर दबाव बनाना शुरू करे। आज मेरे साथ खास मेहमान जैक ब्रॉ हैं, जिनसे मैंने सबसे अहम सवाल पूछा, क्या हम युद्ध के अंत के पास हैं? आइए बातचीत में चलें। सब कैसे हैं? आज हमारे साथ कोई और नहीं बल्कि हमारे साथ ही यूट्यूबर जैक हैं। ब्राउ, स्वागत है चैनल पर, आपका स्वागत है जैक। यहां बुलाने के लिए धन्यवाद सैम, आपसे मिलकर खुशी हुई। इस बातचीत के लिए उत्साहित हूं और हम सीधे इसमें कूद पड़ेंगे। मुझे नहीं पता आपने देखा या नहीं, बट राष्ट्रपति ट्रंप ने कल ट्वीट किया कि यूक्रेन को अब रूस के अंदर जाकर वहां के सैन्य ढांचे पर हमला कर दबाव बनाना चाहिए। इन्हें आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? क्या यह अच्छा संकेत है? क्या आप इसे देखते हैं? देखिए, 8 महीने हो गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने रूसियों को उनकी मांगों से पीछे हटाने में कोई प्रगति नहीं की है। यह क्लिप रशियन मीडिया मॉनिटर से है। मैंने इसे अपने चैनल पर दिखाया था, लेकिन रूसी लोग बस ट्रंप का मजाक उड़ाते हैं। वे उसे गंभीरता से नहीं लेते। जब आप सच में सुनते हैं कि पिछले 8 महीनों में रूसी लोग ट्रंप का कैसे वर्णन करते हैं, तो वे उसे मूर्ख समझते हैं। वे सोचते हैं कि उसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अलास्का में हुई इस शिखर बैठक को उन्होंने ऐसे रिपोर्ट किया कि पुतिन ने हर तरीके से ट्रंप पर दबदबा बनाया। पिछले 3.5 साल से रूसियों ने किसी चीज पर समझौता नहीं किया। उनकी सभी मांगें, जो पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की शुरुआत में रखी थीं, अभी भी बनी हैं। ट्रंप ने कोई प्रगति नहीं की है। वह उन्हें किसी भी चीज पर झुकाने में सफल नहीं हुए हैं। तो आप उम्मीद करेंगे कि कोई व्यक्ति निराश हो जाएगा जब उसे नजरअंदाज किया जाए, नीचा दिखाया जाए और अपमानित किया जाए, जैसा कि ट्रंप के साथ पिछले 8 महीनों से रूसियों द्वारा किया गया है। तो हाँ, मुझे उम्मीद है कि हम व्हाइट हाउस से कुछ नीतियों और विचारों में बदलाव देख सकते हैं और वे कुछ प्रोत्साहन या शायद कुछ सैन्य सहायता देंगे,
ताकि रूसियों को यह समझाया जा सके कि उन्हें यूक्रेन के आत्मसमर्पण की उनकी अनुचित मांगों पर बातचीत शुरू करनी चाहिए। अब चूंकि आपने जिक्र किया तो अलास्का शिखर सम्मेलन पर बात करते हैं। बहुत कुछ कई खबरें आईं जिन्हें रूसियों ने तुरंत नकारते हुए कहा कि हमने कोई सुरक्षा गारंटी नहीं दी, हमने किसी बैठक पर सहमति नहीं दी थी। आप इस शिखर सम्मेलन को कैसे देखते हैं? कई लोगों ने कहा यह पुतिन की जीत थी, अमेरिका ने वास्तव में यूक्रेन के लिए कुछ भी हासिल नहीं किया। क्या आप इसे उसी तरह देखते हैं? हैं जो स्थायी छवि रहेगी। आप जानते हैं, जब वे इस शिखर सम्मेलन के बारे में 10 या 20 या 30 साल बाद बात करेंगे तो वे वर्दीधारी सक्रिय ड्यूटी सैन्य कर्मियों की वह तस्वीर दिखाएंगे जो अपने हाथों और घुटनों पर रूस के तानाशाह के लिए सचमुच रेड कारपेट बिछा रहे हैं। ट्रंप जैसे अपने जूते से बाहर उछल रहे हैं, ताली बजाते हैं जब पुतिन रेड कारपेट पर आते हैं। फॉक्स न्यूज के प्रसारण ने उस हिस्से को हटा दिया, लेकिन हाँ, हमने देखा कि ट्रंप अपने पुराने दोस्त व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए कितने खुश, उत्साहित और प्रसन्न थे। फिर हमने अजीब फ्लाईओवर देखा जिसमें B-2 बॉम्बर को F-35 विमानों ने एस्कॉर्ट किया। यह B-2 बॉम्बर मिसौरी के व्हाइटमैन एयर फोर्स बेस से आया था। तो मुझे नहीं पता कि एक B-2 बॉम्बर का प्रति घंटे का ईंधन खर्च कितना है, लेकिन इस फ्लाईओवर में सैकड़ों हजार, अगर लाखों डॉलर नहीं तो खर्च हुए होंगे सिर्फ व्लादिमीर पुतिन का सम्मान करने के लिए, उन्हें सम्मान दिखाने के लिए। मैं समझता हूं कि ट्रंप कूल दिखना चाहते हैं और उन्होंने रनवे पर F-22 रैप्टर खड़े किए थे, लेकिन नहीं, यह शर्मनाक था। पुतिन इस लायक नहीं थे कि उन्हें अमेरिकी जमीन पर स्वागत किया जाए, क्योंकि कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अगर हम कोई अंतिम शांति समझौता और शांति संधियां कर रहे होते और हत्याएं रुक जाती तो मैं कहता ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। लालकालीन स्वागत। पुतिन युद्ध समाप्त करने को तैयार हैं। एक फ्लाईओवर, आप जानते हैं, ट्रंप उन्हें देखकर खुश हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम हत्याएं रुकवाने जा रहे हैं। लेकिन रूसियों ने कुछ नहीं किया, कुछ भी घोषित नहीं किया गया। उन्होंने कार्यक्रम को जल्दी समाप्त कर दिया। 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 10 मिनट चली और पुतिन ने ट्रंप पर दबदबा दिखाते हुए मंच संभाला। उन्होंने बोलना शुरू किया। ट्रंप ने 2 मिनट इधर उधर बातें की और सब खत्म हो गया। तो यह बस निराशाजनक है, क्योंकि जब उच्च स्तरीय वार्ताएं होती हैं तो राष्ट्राध्यक्ष अंत में आते हैं और अंतिम दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन ट्रंप कूटनीति नहीं समझते, वह सरकार को नहीं समझते। वह इसे एक व्यापारिक सौदे के रूप में देखते हैं जिसमें आपको अपने प्रतिद्वंद्वी या व्यापारिक साझेदार की आंखों में आंखें डालकर उन्हें समझना होता है। ट्रंप ने कहा था, पुतिन के साथ 2 मिनट कमरे में रहूंगा तो समझ जाऊंगा शांति समझौता संभव है या नहीं। उन्होंने कहा, ऐसा हुआ और प्रगति हुई है। हम यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी ले रहे हैं। रूस ने भी सहमति दी। हम पुतिन और जेलेंस्की की आमने सामने मुलाकात करवाने जा रहे हैं। पुतिन ने सहमति दी है। 4 दिन बाद लावरोव ने स्पष्ट किया कि जब हम सुरक्षा गारंटी की बात कर रहे थे तो हमारा मतलब था कि रूस यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देगा, जिसमें हम अपने संविधान में संशोधन करेंगे कि हम अब किसी और देश पर हमला नहीं करेंगे और यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए रूसी और चीनी शांति सेना तैनात करेंगे। यह पागलपन है, भ्रमित करने वाला है। इसके अलावा अब हमें पता चल रहा है कि पुतिन ने कभी जेलेंस्की के साथ आमने सामने की मुलाकात के लिए सहमति नहीं दी थी। उन्होंने बस अगले रूस यूक्रेन शांति वार्ता में प्रतिनिधित्व के स्तर को बढ़ाने पर सहमति जताई थी। तो पहले वे इस तीसरे स्तर के व्यक्ति मेदिंस्की या जो भी हैं को भेज रहे थे और शायद अगली बार इस्तांबुल में लावरोव जाने के लिए तैयार हों। लेकिन नहीं, पुतिन कभी भी जेलेंस्की के साथ आमने सामने मिलने के लिए सहमत नहीं होंगे, क्योंकि वे जेलेंस्की को यूक्रेन के वैध नेता के रूप में नहीं देखते। ये समझ आता है। और आप शायद इस युद्ध को यहाँ अमेरिका में अधिकांश लोगों से ज्यादा फॉलो करते हैं, लगभग हर दिन। आपने शायद नोटिस किया होगा कि जब राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन पहली बार मिले तो उन्होंने ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को रोकने पर सहमति जताई थी, लेकिन अमेरिका ने इसे ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों बताया। रूस ने कहा था कि ये सिर्फ ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। हमारे पास ऐसी गलतफहमियां रही हैं। लोग कहते हैं स्टीव विटकोव, वैसे मैं भी उसका फ़ैन नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मार्को रूबियो को बातचीत करनी चाहिए, जबकि स्टीव विटकोव पुतिन से मिलकर बाहर आता है। वो कहता है मीटिंग वैसी नहीं हुई जैसी रूस बता रहा है। ये वही मुद्दा नहीं है जो आपने समिट में उठाया था। रूस कह रहा है कि हमने किसी चीज़ पे सहमति नहीं दी।
अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने इंटरव्यू में कहा। यह सबसे अहम हिस्सा है। ये कोई रिपोर्ट नहीं थी जिसमें मीडिया संगठन कह रहे हों कि यही तय हुआ था। हमारे पास मार्को रूबियो थे, हमारे पास स्टीव विटकोव थे, और राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इंटरव्यू में पुष्टि की कि रूस ने उन सभी बातों पर सहमति जताई थी जो आपने बताई, लेकिन फिर रूस कह रहा है, ओह नहीं, हमने कभी उस पर सहमति नहीं दी। क्या आपको लगता है कि यह दो देशों के बीच गलतफहमी या अनुवाद की गलती से हो रहा है? क्या आपको लगता है कि रूस निजी और सार्वजनिक रूप से अलग अलग बातें कह रहा है? रूसी हमेशा इसी तरह बात करते हैं। वे लोगों को भ्रमित और उलझन में डालने के लिए ग्रे एरिया में काम करते हैं। लेकिन अधिनायकवादी शासन ऐसे ही काम करते हैं। वे पारदर्शी नहीं होते। वे जानबूझकर झूठ बोलते हैं। वे आपको जानबूझकर गुमराह करते हैं। और आमतौर पर रूस किसी लोकतांत्रिक देश के साथ बातचीत करता है या वार्ता करता है जो सीधे रहने की कोशिश करता है, सच्चाई बताने की कोशिश करता है और प्रगति के लिए बातों के बीच का मतलब समझने की कोशिश करता है। लेकिन अब हमारे पास अमेरिका में वो चीज नहीं रही। ट्रंप प्रशासन भी झूठ बोलना पसंद करता है, ग्रे जोन में काम करना पसंद करता है और लोगों को भ्रमित और उलझन में डालना पसंद करता है। तो आपके पास दो पार्टियां हैं जो एक दूसरे से संवाद करने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें दोनों ही झूठ बोलती हैं, दोनों ही गुमराह करती हैं, दोनों ही गलत व्याख्या करती हैं और दोनों एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रही हैं। रूसी इसमें बेहतर हैं। लावरोव 26 साल से, पेस्को 20 साल से ज्यादा समय से यह कर रहे हैं। पुतिन ये हमेशा करते आए हैं। मुझे लगता है वित्कोव बेवकूफ हैं और बाकी लोग उनसे बेहतर हैं। वह अच्छे रियल एस्टेट डेवलपर हो सकते हैं। यही वह जीवन भर करते रहे, पर रूसियों के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्हें इतिहास, भूगोल, संस्कृति और लोगों की जानकारी नहीं है। वही व्यक्ति हमारी विदेश नीति में सहराष्ट्रपति है। ये सारी बातचीत मार्को रूबियो नहीं कर रहे हैं। ये विटकॉफ हैं जो बंद दरवाजों के पीछे ये एक एक करके मुलाकातें कर रहे हैं। और वो एक बेवकूफ है। और हम ये टेलीफोन गेम खेल रहे हैं जो ट्रंप तक वापस जा रहा है। और ट्रंप को ये करना पसंद है। उसे गलत मतलब निकालना या वही सुनना पसंद है जो वो सुनना चाहता है। वो ऐलान करता है और अगर आप पूरा नहीं करते तो सारी मुश्किल आप पर आती है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे कोई रणनीति हो सकती है, क्योंकि अगर आप कोई बात ऐलान कर दें जो आपने वादा नहीं की थी और अब वो सार्वजनिक हो गई, तो आपको लग सकता है कि अब वो वादा निभाना पड़ेगा। ट्रंप ने गलत समझा। रूस ऐसा नहीं करेंगे। आप रूसियों को उनके साम्राज्य छोड़ने के लिए धोखा नहीं दे सकते। यही वो चाहते हैं। उन्हें जमीन चाहिए। उन्हें लोगों की परवाह नहीं है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह नहीं है। वे अपना साम्राज्य वापस चाहते हैं। वे तब तक लोगों को मारते रहेंगे जब तक उन्हें सब कुछ न मिल जाए जिसका वे हकदार हैं। और साथ ही दूसरी बात यह है, और बहुत से लोगों ने इस बात की ओर इशारा किया, शायद पुतिन जेलेंस्की के लिए जाल बिछाने की कोशिश कर रहे थे। आप जानते हैं, उन्होंने डोनबास की मांग की और फिर कहा कि बाकी जगहों पर हम सीमा को वहीं रोक देंगे और हम जेलेंस्की से मिल सकते हैं। फिर राष्ट्रपति जेलेंस्की सोमवार को व्हाइट हाउस आए और जैसा हमने चैनल पर कहा था, उन्होंने टेबल ही पलट दी, है ना। वो बोले, मैं पुतिन से मिलूंगा और हम सीधे तौर पर क्षेत्र के बारे में बात कर सकते हैं, जबकि हमें पता था कि पुतिन इसके लिए कभी राजी नहीं होंगे, क्योंकि वो लगातार रूसी जनता और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से कह रहे हैं कि जेलेंस्की एक वैध नेता नहीं है। तो अब पुतिन उनके साथ खड़े होकर बातचीत करना और उन्हें वैधता देना नहीं चाहते, क्योंकि इससे वो रूसी जनता के सामने कमजोर दिखेंगे। क्या आप ऐसा कहेंगे जैसे कुछ ऐसा भी चल रहा था? जेलेंस्की समझदार हैं और मुझे लगता है कि उन्हें यूरोपीय नेताओं से ट्रंप से बात और संभालने की अच्छी सलाह मिली है। और मुझे लगता है कि सोमवार को वॉशिंगटन मीटिंग में यही हुआ। जेलेंस्की वहां पहुंचे। ट्रंप उन्हें देखकर बहुत उत्साहित थे और बोले, अरे मैंने तुम्हें रूसियों से सुरक्षा की गारंटी दिलवाई है। मैंने तुम्हारे लिए आमने सामने की मुलाकात करवाई है। तुम्हें सिर्फ डोनेस्क का यह छोटा इलाका छोड़ना होगा। और जेलेंस्की ने कहा, ठीक है, मैं ट्रंप से बात करूंगा, मैं पुतिन से बात करूंगा और हम जमीन के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जेलेंस्की जानते थे कि पुतिन उनसे आमने सामने नहीं मिलेंगे। तो जेलेंस्की ट्रंप को ऐसा जवाब देने में सक्षम थे जो ना नहीं था, लेकिन वो जानते थे कि ऐसा होने वाला नहीं है। इसके अलावा यूरोपीय लोग ट्रंप से कह रहे हैं, हम ये नहीं करने वाले हैं। हम यूक्रेन को डोनेस्क छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। ये 10 साल की मजबूत किलेबंदी की रेखाएं हैं। डोनेस्क में अभी भी लगभग 10 बड़े शहर बचे हैं जिनकी आबादी 10,000 से अधिक है और वे सभी किले जैसे हैं।
अगर रूस ये क्षेत्र जबरन लेना चाहता है तो इसमें उसे 3 साल और 10 लाख हताहत लगेंगे। जबकि अगर यूक्रेन की बात करें तो ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर यूक्रेन इन सभी किलेबंदी संरचनाओं को छोड़ देता है तो इनके पीछे ज्यादा कुछ नहीं है। वहां सिर्फ खुले मैदान हैं, वहां और भी खेती की जमीन है। अगर रूसी शहरों की बेल्टवे पार कर लें तो उन्हें बड़ी सफलता मिलेगी। खार्किव दक्षिण से, ड्नीप्रो पूर्व से, जापोरिजिया उत्तर से खतरे में है, इसलिए इसे शुरू करना उचित नहीं है। मुझे लगता है ट्रंप नक्शे नहीं समझ सकते, लेकिन मुझे लगता है जेलेंस्की ने इसमें महारत हासिल कर ली है। आप जानते हैं, बस व्हाइट हाउस पहुंच जाओ, काले सूट पहन लो, ट्रंप से कहो कि तुम्हें उनकी टोपी का कलेक्शन बहुत पसंद है और ऑफिस में जो सारा सोना है वो कमाल का है, और फिर ट्रंप खुश हो जाते हैं। इतना ही आसान है। लेकिन मीटिंग अच्छी रही क्या, आप ऐसा कहेंगे? यूक्रेनी पक्ष से, यूरोपीय पक्ष से पुतिन के साथ मीटिंग, क्योंकि मुझे पता है चैनल पर आप थे, आप शायद बहस कर रहे थे, कुछ हासिल नहीं हुआ, जो कि पीछे मुड़कर देखें तो मैं कहूँगा, क्योंकि पूरी मीटिंग इसी बात पर टिकी थी कि रूस सुरक्षा गारंटी देने पर राजी हुआ और हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि यूक्रेन को क्या ऑफर करें। अब रूस कह रहा है कि उन्होंने सहमति नहीं दी, तो शायद अब मीटिंग का कोई मतलब नहीं। मैं यूरोपीय नेताओं का धन्यवाद करता हूं। अगर वहां सोमवार को सिर्फ जेलेंस्की होते तो शायद जे.डी. वेंस और ट्रंप फिर से उन पर दबाव बनाने की कोशिश करते और कहते आप स्वार्थी हैं, आपकी वजह से लोग मर रहे हैं, अगर आप इलाका छोड़ दें तो शांति आ सकती है। यूरोपीय जानते थे कि ट्रंप वही कर रहे थे। उन्होंने सप्ताहांत में उन लोगों के ट्वीट रिट्वीट किए जो कह रहे थे कि यूक्रेन को हत्याएं रोकने के लिए अपनी जमीन छोड़नी होगी। तो यूरोपीय नेता अपना समर्थन दिखाने के लिए वहां पहुंचे। और मुझे लगता है कि ट्रंप, आप जानते हैं, जब वो आकर्षक, युवा, बुद्धिमान, लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेताओं के आसपास होते हैं, जैसे शायद मैक्रों या अब मर्स या फिर फिनलैंड में स्टब और स्टारमर, तो वो असुरक्षित महसूस करते हैं। तो हाँ, मुझे लगता है ट्रंप ने दबाव महसूस किया क्योंकि वो ऐसे ही सोचते हैं। ये लोग अपने अपने देशों में लोकप्रिय हैं, ये लोग सफल हैं, कुशल राजनयिक हैं। आपके पास इटली की मेलोनी भी थी, आपके पास 8 लोग व्हाइट हाउस में बैठे हुए थे। इससे ट्रंप को खास और महत्वपूर्ण महसूस हुआ कि ये सभी उनका धन्यवाद कर रहे थे और उनकी तारीफ कर रहे थे, जबकि उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया था। हम यही खेल खेल रहे हैं। ट्रंप और अमेरिका का एकमात्र लाभ है कि वे यूरोपीय देशों को हथियार बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। और ट्रेजरी सेक्रेटरी ने अभी सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि हम यूरोप को जो हथियार बेच रहे हैं उन पर 10% ज्यादा दाम लगा रहे हैं ताकि और ज्यादा पैसा कमा सकें, जिससे यूक्रेन खुद का बचाव कर सके। यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। एक सेवा पूर्व सैनिक के रूप में यह शर्मनाक है। हम न सिर्फ मदद नहीं कर रहे हैं बल्कि उन लोगों से ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं जो बस रूसी आक्रमण से खुद का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कोई अच्छा एहसास नहीं है, लेकिन यह भी एक क्लिप है। हम इसी स्थिति में हैं और हमें बस ट्रंप के अगले 3 साल तक व्हाइट हाउस में रहने की इस भयानक स्थिति में सबसे अच्छा करना होगा। यूरोपीय नेता समझ चुके हैं। उस दिन ट्रंप को संभालने पर उन्हें ए ग्रेड मिला, न झगड़ा न समस्या। यह बहुत ही नीचा स्तर है जिसे हम पार करने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, मैंने भी वो क्लिप देखी थी, मुझे उस पर और ध्यान देना होगा। 10% अतिरिक्त, मुझे संदेह है कि इसे सार्वजनिक रूप से कहने पर यूरोपीय लोग खरीद लेंगे। देखते हैं। अगर आपके पास एक 155 मिलीमीटर तोप के गोले खरीदने के लिए कोई और विकल्प नहीं है तो आप वही एक 155 मिलीमीटर तोप के गोले 10% अधिक दाम पर खरीदेंगे। रेथियन, लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरोप ग्रुमन को कॉन्ट्रैक्ट की गारंटीड प्राइस मार्जिन मिलती है क्योंकि ये अभी भी लाभ कमाने वाली सार्वजनिक कंपनियां हैं। उनकी अपने शेयरधारकों के प्रति एक जिम्मेदारी है। लेकिन ट्रंप, मुझे लगता है, ने बस इतना कहा, उससे 10% ज्यादा चार्ज करो और वो पैसा US ट्रेजरी में चला जाएगा, क्योंकि वो सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। वो दुनिया के हर देश के साथ ऐसा ही कर रहे हैं। वो सिर्फ लोगों का फायदा उठाकर खुद के लिए मुनाफा कमा रहे हैं। कौन जानता है ये पैसा कहां जाता है। मुझे अब समझ नहीं आता कि ये कैसे चलता है। पर्स पर नियंत्रण कांग्रेस की जिम्मेदारी है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अमेरिका की मौद्रिक नीति डोनाल्ड ट्रंप नियंत्रित कर रहे हैं, न कि कांग्रेस या फेडरल रिजर्व। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि आप इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखेंगे। उन्होंने यूरोपीय देशों और नाटो को 5% रक्षा खर्च के लिए राजी कर लिया, जिसमें 3.5% रक्षा और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर आदि पर होगा। ये बहुत बड़ी खबर है, खासकर खुद यूरोप की सुरक्षा के लिए। सही है।
हाँ, लेकिन यूरोप ये सब घबराहट में कर रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान नहीं करते और वो शायद नाटो के अनुच्छेद 5 की सुरक्षा का पालन न करे। जैसे यूरोप में लोग घबरा रहे हैं क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रीनलैंड, पनामा और कनाडा पर आक्रमण करने की धमकी दे रहा है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून नियम आधारित व्यवस्था भी टूट गई है। डोनाल्ड ट्रंप इसे समझते नहीं हैं, उन्हें इसकी परवाह नहीं है और वो इसका सम्मान नहीं करने वाले हैं। तो आप यूरोप की आलोचना कर सकते हैं कि वे पर्याप्त खर्च नहीं कर रहे, 2% नाटो दिशा निर्देश पूरे नहीं कर रहे। साथ ही यूरोप की सुरक्षा नीति भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही लिखी थी। अगर यूरोपीय लोगों का अपने ही महाद्वीप की सुरक्षा में कोई अधिकार नहीं था क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका उसे नियंत्रित करता था, तो हाँ, मैं समझता हूं कि वे अपनी जमीनी सेनाओं को बनाए रखने के प्रति लापरवाह क्यों होंगे। लेकिन अब जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने खुद को एक खतरे के रूप में साबित कर दिया है, कनाडा के लिए खतरा, ग्रीनलैंड और पनामा के लिए खतरा, दुनिया के अन्य हिस्सों के लिए खतरा, हाँ, यूरोपीय लोगों, आज आपको रूसियों से अपनी रक्षा करनी है, लेकिन संभव है कि कल आपको अमेरिकियों से भी अपनी रक्षा करनी पड़े। यह एक डरावनी दुनिया है जिसे मैं नहीं मनाऊंगा और यह नहीं कहूंगा कि ओह, भगवान का शुक्र है कि ट्रंप ने इतनी सारी वादा खिलाफी की कि यूरोप को लगा कि उसे खुद को फिर से द्वितीय विश्व युद्ध के स्तर तक हथियारबंद करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है, जो दूसरी दलील मैं देखता हूं वो ये है कि यूरोप 2% खर्च नहीं कर रहा था क्योंकि वे अमेरिकी सैन्य खर्च पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे। तो वे ऐसे थे, आप जानते हैं, हमारे पास आर्टिकल 5 है और अमेरिका के पास सेना है, या कम से कम आप जानते हैं, जैसे सबको विश्वास था कि हमारे पास पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए सेना है। तो अमेरिका ने जो वादे किए थे उसमें बस थोड़ी सुस्ती दिखाई, तो इसी वजह से वही सवाल उठता है। लेकिन मैं इसका उल्टा तर्क दूंगा कि हम क्यों एक कमजोर यूरोप चाहते हैं, क्यों हम नहीं चाहते कि यूरोपीय सेनाएं मजबूत हों। और इसकी वजह यह है कि यूरोप खुद को बार बार तबाह करता रहा है। आप जानते हैं, चाहे वह विश्व युद्ध 1 हो या विश्व युद्ध 2, लेकिन यूरोपीय महाद्वीप पर हर 30 साल में ऐसा होता रहा है। यहां तक कि नेपोलियन के समय से भी पहले, जब यूरोपीय शक्तियां बड़ी सेनाएं बनाती थीं। मुझे नहीं पता कि यह नजदीकी की वजह से है, मुझे नहीं पता कि यह भूगोल की वजह से है, मुझे नहीं पता क्या वजह है, लेकिन यूरोप बस खुद को तबाह करता रहता है। तो मुझे लगता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दौर में, खासकर शीत युद्ध के बाद के दौर में, अमेरिकी राष्ट्रपतियों और अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना था कि यूरोप के पास मजबूत शक्तिशाली सेनाएं नहीं हैं। यह अच्छा है क्योंकि इससे वे एक दूसरे को फिर से नहीं मारेंगे। नहीं, ये निश्चित रूप से एक दिलचस्प तर्क है, मैंने ये नहीं सुना था। मुझे लगता है, हाँ, नहीं, ये समझ में आता है, लेकिन इसी वजह से तो यूरोपीय संघ है ना, ताकि वे एक दूसरे पर हमला न करें। सिद्धांततः जो देश व्यापार करते हैं वे एक दूसरे से युद्ध नहीं करते। यह फ्रांसिस फुकुयामा का इतिहास का अंत है। लेकिन साथ ही हर कोई रूस के साथ व्यापार कर रहा था और फिर भी रूस ने अपने सबसे अच्छे ग्राहकों पर युद्ध घोषित करने का फैसला किया। हाँ, जो कि हाँ, वो मुझे पता है, हमारे पास प्रोफेसर मिर्जा अरमर हैं जो थोड़े बहुत रूस समर्थक हैं। मैं उस बहस के लिए उत्साहित हूँ, देखते हैं कैसी जाती है। उन्होंने कहा था रूस हमला नहीं करेगा, लेकिन वो गलत थे, और मुझे लगता है ये 28 फरवरी को था, और फिर 4 दिन बाद रूस ने हमला कर दिया। नहीं, वह रूसी प्रचारक है। मेरा मतलब है, जब बाइडेन राष्ट्रपति थे उस समय जो भी रूसी प्रचार फैलाया जा रहा था वो आज नाकाम हो रहा है। आप जानते हैं, बहुत सारी दलीलें हैं कि कैसे CIA यूक्रेन को लड़ने के लिए मजबूर कर रही है और जेलेंस्की CIA की कठपुतली है और ये सब बातें, और हम 2014 के मैदान तख्ता पलट या जो भी हुआ उसके लिए जिम्मेदार थे। ये सारे रूस समर्थक साजिश सिद्धांतकार ये अमेरिकी नागरिक हैं जो इस बकवास पर विश्वास करते हैं। ठीक है, ट्रंप राष्ट्रपति हैं, दस्तावेज जारी करो। अगर CIA ने, आप जानते हैं, तख्ता पलट करवाया और हमने लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को बाहर कर दिया और जेलेंस्की हमारा कठपुतली है, तो फिर कोई सबूत पेश करो, कुछ दस्तावेज जारी करो। आप जानते हैं हमारे पास काश पटेल हैं, और आप जानते हैं ये सारे पागल रूसी समर्थक दक्षिणपंथी लोग हैं। षड्यंत्र का खुलासा करो। यह मेरी तरफ से पूरे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन और वर्तमान ट्रंप प्रशासन के लिए एक कड़ी आलोचना है। आपकी कही पागलपन वाली बातें डीप स्टेट के कारण थीं। किसे गिरफ्तार किया, किस पर मुकदमा चला, कौन सा सबूत पेश हुआ?
इन सभी साजिशों का पिछले 8 महीनों में जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं अंत हो गया है, क्योंकि इनमें से कोई भी सच नहीं थी। अगर इनमें से कोई भी सच है तो सबूत पेश करें। अब ट्रंप के पास सत्ता और वॉशिंगटन DC की चाबियां हैं, वे सारी जानकारियां उजागर कर सकते हैं। लेकिन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ने अंधेरे और साजिशों में तरक्की की। आप जो चाहें वो कह सकते हैं, बातें बना सकते हैं। और अब जब वे सच में कांग्रेस, अदालतों और कार्यकारी शाखा के प्रभारी हैं, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। JFK को किसने मारा? 9/11 हमलों के पीछे असली कौन था? एरिया 51 में एलियंस का सबूत कहाँ है? इन सभी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन साजिशों की तरह जिन्हें जो रोगन ने लोगों को जो बाइडेन और डीप स्टेट को गिराने के लिए बढ़ावा दिया, क्या इनमें से कुछ भी सच था? अगर था तो ट्रंप अमेरिकी जनता को सच क्यों नहीं बता रहे हैं? जब आप ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन समर्थक से कहते हैं, वे हैरान रह जाते हैं। कोई जवाब या सफाई नहीं होती। मुझे लगता है अब लोग, यहाँ तक कि रिपब्लिकन भी, एप्स्टीन मामले के बाद ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। मुझे लगता है वे पूछ रहे हैं कि ये चीजें कहाँ हैं, पर दूसरी ओर रूस समर्थक बातें भी हैं। रिपब्लिकन, जैसे मुझे यकीन है आपने भी देखा होगा, है ना, नया CNN पोल, या शायद CNN नहीं, मुझे लगता है ये CNN की क्लिप में था। मैंने जो CNN पोल कहा वो मैंने फॉक्स चैनलों पर भी देखा है, जहां 76% रिपब्लिकन यूक्रेन का समर्थन करते हैं, यानी पुतिन को पसंद नहीं करते। तो फिर हमारे यहाँ ऐसा क्यों है? आपने शायद ये मुझसे ज्यादा देखा होगा, है ना, जहां इन्फ्लुएंसर की दुनिया नहीं बल्कि न्यूज़ की दुनिया में बहुत से लोग रूस के समर्थन वाली बातें करते हैं, जैसे कि यही सबसे लोकप्रिय चीज़ है या कुछ ऐसा। तो ये वही ट्वीट था जो मैंने प्रतिनिधि डॉन बेकन का देखा था। तो रिपब्लिकन 2 तरह के होते हैं? नहीं, असल में रिपब्लिकन 3 तरह के होते हैं। कुछ रिपब्लिकन पारंपरिक हैं और मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा में विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि यूक्रेन हमारा लोकतांत्रिक सहयोगी है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। कुछ लोग यूक्रेन का समर्थन करते हैं और रूसियों की आलोचना करते हैं, लेकिन वे अलग थलग ही रहेंगे। वे बस कहते हैं वहां बहुत भयानक त्रासदी है, लेकिन हमें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। और फिर कुछ पागल लोग हैं जो रूस के समर्थक हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि रूस विचारधारात्मक रूप से यूरोपीय महाद्वीप पर उनका समानांतर है और वे इसे बढ़ावा देना चाहते हैं। और ये आंकड़े आप जानते हैं बहुत ज्यादा बदलते रहते हैं। फरवरी 2022 में वापस जाएं तो 88% मेक अमेरिका ग्रेट अगेन रिपब्लिकन यूक्रेन को सैन्य सहायता भेजने का समर्थन करते थे। फिर नवंबर 2024 के चुनाव तक यह घटकर 30% रह गया, क्योंकि उन्हें लगातार टक्कर कार्लसन, एलन मस्क, RIF के जूनियर तुलसी गबार्ड, विवेक रामास्वामी, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जैसे लोगों से क्रेमलिन की प्रोपेगेंडा मिलती रही, जो कहते रहे कि यूक्रेन एक भ्रष्ट देश है और सारी रकम चोरी हो रही है। जेलेंस्की सुपर यॉट्स खरीद रहा है, वह एक तानाशाह है, वहाँ बायोलैब्स हैं, नाजी हैं, साए नाटो का विस्तार हो रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन नवंबर से, जब से ट्रंप ने पद संभाला है और प्रोपेगेंडा बंद हो गया है, तब से यह संख्या फिर से बढ़ रही है, क्योंकि जब आपका आदमी सब कुछ संभाल रहा हो तो आप साजिशें नहीं फैला सकते। अब यह फिर से 51% हो गया है। 51% रिपब्लिकन सैन्य सहायता भेजने का समर्थन करते हैं। यह हथियार बेचना नहीं है, यह सहायता है। इसे कांग्रेस द्वारा आवंटित किया जाएगा। और हां, आप सही हैं। सामान्य तौर पर अमेरिकियों की कुल संख्या में अब लगभग 76-77% अमेरिकी यूक्रेन को सैन्य सहायता भेजने का समर्थन करते हैं, क्योंकि अब 8 महीने हो चुके हैं। युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा और तब तक रुकने वाला नहीं है जब तक हम आज रूसियों को नहीं रोकते। और मुझे नहीं पता कि आपने ये क्लिप देखी या नहीं। मैंने देखी थी, मुझे याद नहीं कि ये फरवरी 2022 में थी या मार्च 2022 में, जहां डोनाल्ड ट्रंप, या उस समय वो राष्ट्रपति नहीं थे, उन्होंने फॉक्स को कॉल किया और मूल रूप से कहा कि हमें यूक्रेन को जो भी चाहिए देना चाहिए। हमें परमाणु पनडुब्बियां काला सागर में भेजनी होंगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि रूसियों को पता चले कि अगर वे परमाणु हथियार इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास भी परमाणु हथियार हैं। क्या आपने वो क्लिप देखी है? क्या ये 2022 की बात है? हाँ, मुझे लगता है ये आक्रमण शुरू होने के 1 हफ्ते या महीने बाद की बात है। और वो क्लिप काफ़ी यूक्रेन समर्थक थी जितनी हो सकती थी, और फिर बंद हो गई। ट्रंप ने यूक्रेन को राजनीति का मुद्दा बनाकर इसमें मौका देखा। वो चाहता था कि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा चीजें जो बाइडेन के खिलाफ हों, जिससे उन्हें कमजोर किया जा सके। ये खेल दोनों पार्टियां सत्ता से बाहर होने पर खेलती हैं, पर आमतौर पर विदेश नीति में नहीं होता।
50 के दशक के रिपब्लिकन सीनेटर वेंडनबर्ग ने कहा था कि दलगत राजनीति अमेरिका की सीमाओं पर खत्म हो जाती है। मतलब जब बाकी दुनिया से निपटने की बात आती है तो आप राष्ट्रपति के फैसलों पर सवाल नहीं उठाते। आप उन्हें कमजोर नहीं करते क्योंकि लोग युद्ध लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप किसी नियम का पालन नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी चीज का राजनीतिकरण कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने जानबूझकर यूक्रेन का राजनीतिकरण किया ताकि युद्ध खत्म न हो। या अगर अमेरिका ने 2022 में यूक्रेन को जबरदस्त समर्थन और ताकत दी होती तो अब तक रूसियों को हरा दिया गया होता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के यूरोप की मदद करने के संकल्प को कमजोर करना चाहते थे ताकि 2024 के चुनावों तक यह एक आपदा बन जाए। फिर ट्रंप इसका इस्तेमाल एक मुद्दे के तौर पर कर सकते थे ताकि वे खुद को चुनाव जिताने में मदद कर सकें। और फिर उन्होंने सोचा, ट्रंप सच में ऐसा सोचते थे। जैसे ही वे ऑफिस आते, पुतिन निजी एहसान करते और युद्ध खत्म कर ट्रंप को अच्छा दिखाते, उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिलाने में मदद करते। ट्रंप को फर्क नहीं पड़ता कि पुतिन युद्ध फिर शुरू करें जब वे मर जाएं या ऑफिस छोड़ दें। लेकिन ट्रंप ने सच में सोचा था कि पुतिन उनके लिए निजी एहसान करेंगे, लोगों की हत्या रोक देंगे और उन्हें अच्छा दिखाएंगे। लेकिन पुतिन ऐसा नहीं कर रहे अब तक। हाँ, सौभाग्य से ट्रंप अब भी यूक्रेन को रूस को हराने के लिए ज़रूरी सब कुछ दे सकते हैं। उम्मीद है वे ऐसा करेंगे। यही मुझे लगता है आप ट्रंप के उस बयान की बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि वह इससे रोकना चाहते हैं लेकिन वह 24 घंटे में युद्ध नहीं रोक सकते। अगर वे युद्ध नहीं रोक सके तो क्या आप उनके राष्ट्रपति पद को असफल मानेंगे? ट्रंप हर पक्ष, दोनों पक्षों के साथ समय के अंत तक खेलते रहेंगे। जिस दिन तक वह जीवित हैं, वह दोनों ही पक्षों को अपनाते रहेंगे ताकि वह अपनी शर्तों को सुरक्षित रख सकें। और अगर किसी भी तरह से कुछ होता है तो वह खुद को जीनियस या विजेता दिखा सकें। हकीकत मायने नहीं रखती। ट्रंप अपनी खुद की हकीकत बनाते हैं। वह बस वही कहते हैं जो उन्हें लगता है कि हकीकत होनी चाहिए, और उनके कट्टर अनुयायी, उनके समर्थक बस उसे मान लेते हैं। यह बहुत निराशाजनक है क्योंकि मुझे अगले साल क्या होगा पता है। ट्रंप रूसियों को रोकने और यूक्रेनियों की मदद करने के लिए जितना कम से कम कर सकते हैं उतना ही करेंगे। अगर रूस की अर्थव्यवस्था गिरती है और यूक्रेन इलाका वापस ले लेता है तो ट्रंप इसे अपनी जीत बताएंगे, खुद को जीनियस कहेंगे, दावा करेंगे कि उन्हें पहले से पता था और यही वजह है कि यूक्रेन ने युद्ध जीता और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। वह बस झूठ बोलेंगे और जो चाहेंगे वही कहेंगे ताकि खुद को जितना अच्छा दिखा सकें दिखाएं। यही वह हर मुद्दे पर करते हैं। मैं यहाँ दिखावा या मजाक नहीं कर रहा हूँ सैम। मुझे समझ नहीं आता कि मैं ही अकेला क्यों हूँ जो इसे ठीक वैसे ही समझा रहा हूँ जैसे है, कि वह एक पेशेवर झूठा है और उसमें कोई नैतिकता नहीं है और वह सिर्फ अपने लिए ही सब कुछ करता है और वह बहस या हकीकत को ऐसे मोड़ता है जिससे वह खुद को जितना अच्छा दिखा सके और अपने दुश्मनों को जितना बुरा दिखा सके। तो तुम्हारा असली सवाल था, क्या वह और करेगा? शायद थोड़ा बहुत। शायद वह रूसियों पर कुछ प्रतिबंध लगाए, लेकिन वह दोनों ओर खेलना चाहता है ताकि अगर रूस यूक्रेन पर हावी होकर कीव पर कब्जा कर ले तो वह कह सके कि उसे पहले से पता था, रूस ही ज्यादा ताकतवर है और जीतने वाला था। इतने लोग बेवजह मारे गए क्योंकि जो बाइडेन कूटनीतिक समाधान नहीं निकाल पाए और मामला लंबा चला। और यह बहुत बुरा है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका को आगे बढ़ना चाहिए और रूसियों के साथ व्यापारिक संबंध शुरू करने चाहिए। मैं निष्पक्ष रूप से कह सकता हूं कि ट्रंप के समय छाया बेड़े पर बाइडेन से कहीं ज्यादा सख्त प्रतिबंध थे, क्योंकि हाल ही में एक चार्ट सामने आया है। रूसी छाया बेड़े में गिरावट आई है। यह सकारात्मक खबर है। उम्मीद है आगे भी अच्छी खबरें मिलेंगी। नहीं, ये वे प्रतिबंध थे जो दिसंबर और जनवरी में जो बाइडेन द्वारा लगाए गए थे। मैं सहमत हूं। मेरा मतलब है लागू करना, शायद पुराने प्रतिबंध। हाँ, मुझे लगता है लागू करना कमजोर हो रहा है। मेरा मतलब यह निर्भर करता है। आप जानते हैं, यूके और यूरोपीय संघ ने रूस और उनकी शैडो फ्लीट पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन ट्रंप ने इनकार कर दिया है। ट्रंप के पद संभालने के बाद से कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया है और ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंध लागू करने वाले सभी लोगों को निकाल दिया है। तो इस समय यह वास्तव में स्वैच्छिक ही है। ये शिपिंग कंपनियां अगर वे ब्लैकलिस्ट होने का जोखिम उठाना चाहें तो वे अमेरिकी ट्रेजरी के साथ ऐसा कर सकती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस समय अमेरिकी ट्रेजरी में बहुत अधिक प्रतिबंधों का प्रवर्तन हो रहा है। ठीक है, हाँ, मैं बस उन आंकड़ों का जिक्र कर रहा था जो अभी अभी आए हैं। मैं स्काई न्यूज़ की उस रिपोर्ट का जिक्र कर रहा था जिसमें कहा गया था कि रूसी बेड़े से शैडो फ्लीट्स की संख्या हाल में घटी है।
ज़रूरी नहीं कि जब ऑफिस बदला हो, बल्कि सिर्फ पिछले कुछ महीनों में। और चलिए थोड़ा ध्यान उस पक्ष पर भी डालते हैं जिसे मुख्यधारा की मीडिया ज़्यादा कवर नहीं करती, क्योंकि हर कोई इसके बारे में बात करता है। और हमें भी यूक्रेन के अंदर रूसी हमलों, यूक्रेनी नागरिकों पर हमले और रूस के फ्रंट लाइन पर बढ़त बनाने की बात करनी चाहिए, जिस पर हम बहस कर सकते हैं कि शायद ये सब इसके लायक नहीं है ना। रूस थोड़ी सी ज़मीन हासिल करने के लिए बहुत सारे लोगों को खो रहा है। लेकिन एक बात जो मैं मुख्यधारा के केबल नेटवर्क पर दोनों पक्षों को बात करते हुए नहीं देखता, वो है यूक्रेन के रूस के अंदर किए जा रहे हमले, जहां वे तेल डिपो, क्रेन स्टेशन, रेलवे लाइनें, यानी वो सब कुछ जो रूस के फ्रंट लाइन प्रयासों का समर्थन कर रहा है, उन पर हमला कर रहे हैं। इसके अलावा मॉस्को में भी हमले हुए हैं। आप इसे मुझसे ज़्यादा करीब से फॉलो कर रहे हैं, ये डरावना है। शायद आप दर्शकों को समझा सकते हैं कि युद्ध को रोकने में इसका क्या रोल है। यूक्रेन के पास कभी भी इतना जनबल और संसाधन नहीं होगा कि वह कब्जे वाले इलाकों में रूसियों पर भारी पड़ सके और अपनी सारी जमीन जबरदस्ती वापस ले सके। शायद इससे पहले गर्मी 2023 में यूक्रेनी जवाबी हमले से पहले ऐसा विश्वास था। आप जानते हैं, जब यूक्रेन ने खार्कीव के बड़े हिस्से आज़ाद कराए, जब उन्होंने ड्नीपर नदी के उत्तर तट पर खेरसोन शहर को आज़ाद कराया, तो यह विश्वास था कि शायद वे जापोरिजिया क्षेत्र को पार कर सकते हैं, बर्डियांस्क या मेलिटोपोल तक पहुंच सकते हैं और फिर 2023 की सर्दियों या 2024 की शुरुआत तक क्रीमिया को आज़ाद करा सकते हैं। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। रूस के पास ज़्यादा लोग हैं और उनके पास ज़्यादा संसाधन हैं। तो यूक्रेन के लिए इस युद्ध को जीतने के लिए पूरे रूसी तंत्र का आर्थिक पतन होना जरूरी है। तो आप रूसियों को धीमा कर सकते हैं, उनकी रेल लाइनों को नष्ट करके, ईंधन के डिब्बों को नष्ट करके। लेकिन अगर आप रूसी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से पंगु बनाना चाहते हैं, तो आपको उनके पूरे राज्य की बुनियाद पर हमला करना होगा। यह एक पेट्रो स्टेट है। यह पूरी तरह से तेल और गैस की आमदनी पर निर्भर है, चाहे वो घरेलू हो या निर्यात की गई हो। तो इन रिफाइनरियों को निशाना बनाकर आप महंगे और नाजुक उपकरणों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिन्हें पश्चिमी तकनीशियनों के सहयोग और विशेषज्ञता से बनाया गया था। ये वही पश्चिमी कंपनियां हैं जो 90 और 2000 के दशक में रूस गई थीं ताकि उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद कर सकें। यह सब वास्तविक समय में नष्ट हो रहा है। हमें नहीं पता कि यह कितना गंभीर है और यह हर रिफाइनरी पर निर्भर करता है। 1 अगस्त से मेरा मानना है यूक्रेन ने 8 रिफाइनरियों पर कई बार हमला किया और सभी बंद हैं। आधिकारिक अनुमान है कि सिर्फ इस महीने में रूस की तेल रिफाइनिंग क्षमता का 13.5% खत्म हो गया है। तो ये वीडियो जो ऑनलाइन आ रहे हैं, जिनमें सुदूर पूर्व में गैस की कमी दिखाई जा रही है, वो पुतिन के साम्राज्य की सीमा है, सुदूर पूर्व, और आज वहां संसाधन खत्म हो रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कि आम आदमी के लिए यह कितना भयानक होगा, कब्जे वाले इलाकों में रहना। लेकिन आखिरकार ये सब मॉस्को तक भी पहुंचेगा। अगर यूक्रेन उनकी तेल और गैस इंडस्ट्री को लगातार नुकसान पहुंचाता रहा, तो इसका असर हर चीज पर पड़ेगा। उनका कृषि क्षेत्र, उनका औद्योगिक आधार, उनकी शिपिंग, उनकी एयरलाइंस, उनका बैंकिंग सेक्टर। इस समय रूस में हर चीज पूरी तरह से बिखर रही है। इस पतझड़ में हम रूस के उद्योगों और अर्थव्यवस्था के दिग्गजों को पूरी तरह गिरते देखेंगे। वे दिवालिया हो जाएंगे और क्रेमलिन को उन्हें बचाना पड़ेगा। चीजों को फिर से व्यवस्थित करना पड़ेगा। लोग नौकरियां खो रहे हैं और काम के घंटे घट गए हैं। मुद्रास्फीति अभी भी 2 अंकों में है, जबकि वेतन स्थिर है। पेंशन धारक तो खाना भी नहीं खरीद सकते। मतलब रूस में हालात बहुत खराब हैं। हालात हमेशा और भी खराब हो सकते हैं। वे अभी पूरी तरह से टूटने की कगार पर नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 1 साल में हम रूस की टूटने की हद देखेंगे, क्योंकि पुतिन अब इन युद्धों पर निर्भर हो गए हैं और वे इन्हें अपनी मर्जी से कभी नहीं रोकेंगे। हाँ, नहीं, यह समझ में आता है। उम्मीद है हम यूक्रेन की मदद कर सकें और रूस के पतन को तेज करें। अगर हम दूसरी तरफ देखें, कई नेता इस पर चर्चा कर रहे हैं कि यूक्रेन के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी और भविष्य क्या होगा। अब लोग आर्टिकल 5 जैसी गारंटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसी का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। आपके अनुसार ऐसी कौन सी ठोस गारंटी हो सकती है जिससे यह बुडापेस्ट 2.0 न बने? कई लोग कह सकते हैं कि वह सुरक्षा गारंटी थी, लेकिन यूक्रेन की उम्मीद पर खरी नहीं उतरी। यूक्रेन के लिए कोई असली सुरक्षा गारंटी नहीं है, वे मौजूद नहीं हैं। अगर रूस ने यूक्रेन को नष्ट करने, जीतने
और फिर से अपने साम्राज्य में शामिल करने का इरादा बना लिया है, तो हमने पहले ही साबित कर दिया है कि पश्चिमी गठबंधन में से कोई भी देश अपनी सेना का इस्तेमाल करके यूक्रेन की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आज कोई भी सेना, न स्वीडन, न जर्मनी, न नीदरलैंड, न यूके, न कनाडा, अगर आज कोई भी यूक्रेन जाकर रूसियों से खाई में लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो वे 3 या 5 साल बाद भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर कोई भी देश यूक्रेन के साथ एक कागज पर यह लिखकर समझौता करता है कि अगर भविष्य में रूस फिर से तुम पर हमला करता है तो हमारी सेना तुम्हारी रक्षा के लिए वहां पहुंचेगी, वे झूठ बोल रहे हैं। यह दिखावा और डराने का तरीका है जिसे रूस न सम्मान देगा न गंभीरता से लेगा। क्रेमलिन की सरकारी टीवी रोज बर्लिन, लंदन और पेरिस पर परमाणु हमले की धमकी देती है। वे कहते हैं जो भी देश यूक्रेन की मदद करेगा वह सैन्य लक्ष्य है और वे पहले हमले में परमाणु हथियार इस्तेमाल करेंगे। पुतिन ऐसा नहीं कहते क्योंकि पुतिन जानते हैं कि खेल कैसे खेलना है, लेकिन उनके पास उनका हमला करने वाला आदमी मेदवेदेव है या उनके पास क्रेमलिन की सरकारी टीवी है जिस पर पुतिन की मंजूरी के बिना कुछ भी नहीं कहा जाता। वे ये धमकियां देते हैं और ये काम करती हैं। अभी मैं सोचता हूं कि यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका को अपने लोकतांत्रिक सहयोगियों को 5,500 परमाणु हथियारों की छतरी देनी चाहिए और ट्रंप दूसरे देशों के साथ मौजूदा रक्षा संधियों का सम्मान करने में विश्वास नहीं रखते। अगर आज कोई यूक्रेन जाने को तैयार नहीं है तो 3 या 5 साल बाद भी नहीं होगा क्योंकि परिस्थितियां वही रहेंगी। रूस बर्लिन को परमाणु हमले की धमकी देगा, लंदन एम्स्टर्डम को धमकी देगा अगर कोई भी यूक्रेनियों को अपनी रक्षा करने में मदद करता है। यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी केवल एक मजबूत यूक्रेन है और ज्यादा वायु रक्षा प्रणाली, क्रूज व बैलिस्टिक मिसाइलें, अधिक ब्रिगेड, बड़ा सैन्य बल, यही एक चीज है जो यूक्रेन को बचा सकती है। तो अगर हम रूसी व्यवस्था में किसी तरह की राजनीतिक अस्थिरता ला सकें, आर्थिक या राजनीतिक पतन हो, जब यूक्रेन के लिए वह मौका आए तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके परमाणु हथियार विकसित करने होंगे। फिर उनके पास अपनी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता और सुरक्षा गारंटी होगी। बुडापेस्ट मेमोरेंडम के साथ जो हुआ उसे देखते हुए अगर हम समय में पीछे जाएं तो सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन परमाणु हथियारों का तीसरा सबसे बड़ा धारक था। अगर दुनिया में किसी भी देश को परमाणु सुरक्षा और अपनी सुरक्षा की गारंटी का अधिकार सबसे ज्यादा बनता है तो वह यूक्रेन है और मुझे लगता है कि यही उनकी किस्मत है। वे ऐसा तब तक नहीं करेंगे जब तक वे रूसियों से सक्रिय रूप से लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर खुफिया रिपोर्ट तरह से आती हैं तो रूस कह सकता है कि उनके पास कीव, खारकीव या ओडेसा पर पहला हमला करने का औचित्य है। लेकिन अगर अगले दशक में कभी भी रूस थोड़ी भी झिझक दिखाता है या रुकता है तो यूक्रेन को जितनी जल्दी हो सके अपने खुद के परमाणु हथियार हासिल करने होंगे। यही उनके भविष्य के लिए एकमात्र सुरक्षा गारंटी है। मुझे लगता है। मैं समझता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन क्या इससे दुनिया और भी खतरनाक नहीं हो जाएगी? दूसरे देश भी यही तर्क देकर कह सकते हैं कि उन पर भी हमला हो सकता है, इसलिए हम यही चाहते थे। कौन सा और देश है जिसके पास बिल्कुल वही स्थिति है? आप जानते हैं, उनके पास पहले परमाणु हथियार थे। उन्होंने सुरक्षा की गारंटी के बदले उन्हें छोड़ने पर सहमति जताई थी। जिस देश ने समझौते पर दस्तखत किए उसी ने उन पर हमला किया। अगर कोई और देश भी ऐसी ही स्थिति में है तो मैं उनका भी परमाणु हथियार हासिल करना समर्थन करूंगा। ऐसा कोई और देश नहीं, सिर्फ कजाकिस्तान ही ऐसा देश है जिसके साथ ये हो सकता है। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसा सच में होगा या नहीं, क्योंकि गैर परमाणु संधियों, परमाणु अप्रसार संधि में बहुत मेहनत की गई है। मुझे लगता है सिर्फ नॉर्थ कोरिया ने इसे तोड़ा है। यूक्रेन नाटो में इसलिए शामिल होना चाहता है क्योंकि फ्रांस, यूके और यूएस की परमाणु छतरी नाटो को सुरक्षा देती है, जिससे यूक्रेन भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए उसे नाटो सदस्यता की जरूरत है। मुझे नहीं लगता यूक्रेन कभी नाटो में शामिल होगा। मुझे बस लगता है कि हर नाटो देश से उसके लिए वोट करवाना, क्योंकि यह गठबंधन की एक शर्त है। तो रूस को बस एक को खरीदना है। रूस को बस हमारे गठबंधन में से किसी एक देश को रिश्वत देनी है और हमारा गठबंधन बेकार और अप्रभावी हो जाएगा। यह गठबंधन में डिजाइन की कमी लगती है। वो रूसी पैसा किसी एक सदस्य को भ्रष्ट कर सकता है और फिर पूरा गठबंधन
काम करना बंद कर देता है। यह एक समस्या है। तो यूक्रेन खुद भी कहेगा, मेरा मानना है कि हम नाटो पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जब पिछले 3.5 सालों में नाटो की सारी कमजोरियां सामने आ चुकी हैं। यूक्रेन को बस खुद की रक्षा करनी चाहिए। अगर वे यूरोपीय संघ में शामिल होकर आर्थिक एकीकरण पाते हैं तो वे समृद्ध होंगे, लेकिन सैन्य रूप से उन्हें बस अपना काम करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं सकते। मुझे नहीं पता कि अगर रूस उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बना रहता है तो यूक्रेनियन आगे चलकर यूरोप पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। हाँ, ये समझ में आता है। क्या आपने देखा है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वह नॉर्वेजियन प्रोफेसर, या शायद नॉर्वेजियन नहीं, आंद्रेस नील्सन। आंदर्स बुक नील्सन? हाँ, आप सही हैं, वही है। तो वह डेनमार्क का है। ओह, डेनमार्क का, मेरी पूरी गलती थी। हाँ, उसने अपने सबसे हालिया वीडियो में एक दिलचस्प तर्क दिया था, जहां असल में, जो फिर से मुझे पूरी जानकारी नहीं है, उसे मुझसे कहीं ज्यादा जानकारी है, जहां ईयू की सैन्य गारंटी नाटो से भी ज्यादा मजबूत है। उसका तर्क था कि लोग आर्टिकल 5 को जितना मजबूत मानते हैं वह उतना नहीं है। जैसा आपने बताया कि नए सदस्य को शामिल करने के लिए सभी की सहमति जरूरी है, वैसे ही आर्टिकल 5 में भी कहा गया है कि हमले की स्थिति में हम उपयुक्त प्रतिक्रिया देंगे, यानी सिर्फ विरोध भी कर सकते हैं। आर्टिकल 5 के तहत भी यह हर सदस्य के लिए स्वैच्छिक है। तो किसी भी देश को कभी भी गठबंधन के किसी अन्य सदस्य की रक्षा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। यह अभी भी द्विपक्षीय ही रहता है। लेकिन जिस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने खुद को नाटो और नाटो कमांड के साथ एकीकृत कर लिया है, मूल रूप से अमेरिकी सेना अन्य देशों की सेनाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है और वे संघर्ष के दौरान नाटो के सुप्रीम एलाइड कमांडर के अधीनस्थ हो जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे ऐसे ही डिजाइन किया है और यही वजह है कि यूरोपीय लोग अपनी खुद की सेनाओं को मजबूत करने को लेकर कम उत्साहित थे। क्योंकि अगर नाटो युद्ध में जाता है तो सिद्धांत रूप में फ्रांसीसी सेना, जर्मन सेना, ब्रिटिश सेना अमेरिकी कमान के अधीन हो जाती है। क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए आपको सबसे ऊपर एक ही व्यक्ति चाहिए होता है। तो हाँ, लेकिन यह अभी भी स्वैच्छिक है। फिनिश सेना कहेगी, ठीक है, अनुच्छेद 5 लागू हो गया है, अब हम समूह में हैं और अमेरिका हमें निर्देश दे रहा है। वे ही हवाई संसाधनों, नौसैनिक संसाधनों और जमीनी बलों का समन्वय कर रहे हैं। 32 अलग अलग सर्वोच्च कमांडरों को अपनी मर्जी से काम करने नहीं दिया जा सकता। जिम्मेदारी एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए। यह अब भी स्वैच्छिक है, अनुच्छेद 5 के तहत भी। क्या आपको लगता है रूस यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल होने देगा? लेकिन मैं जानता हूं ये रूस का फैसला नहीं है। सही है, हम जानते हैं, पर क्या आपको लगता है उन्होंने ये सार्वजनिक रूप से कहा? नहीं, वे नहीं चाहते कि यूक्रेन किसी भी तरह से सकारात्मक रूप से विकसित हो। क्या आप सिर्फ इस युद्ध की असल वजह पर बात करना चाहते हैं? मूल कारण पर वापस जाए तो यही ईमानदार जवाब है। पुतिन यूक्रेन को एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राज्य बनने की अनुमति नहीं दे सकते थे जिसमें असली आर्थिक समृद्धि हो, क्योंकि वह पुतिन की अपनी सत्ता के लिए खतरा बन जाता। अगर सीमा के रूसी पक्ष में रहने वाले रूसी भाषी लोगों का जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता सीमा के यूक्रेनी पक्ष में रहने वाले रूसी भाषी लोगों से कम होती तो वे पूछते कि उनके पास उच्च जीवन स्तर क्यों है, उन्हें बेहतर सरकारी सुविधाएं, साफ पानी और घर में पाइपलाइन क्यों मिलती है जबकि हमें नहीं, और इससे रूस के अंदर विद्रोह या क्रांति हो सकती थी। पुतिन ने यह युद्ध इसलिए शुरू किया ताकि यूक्रेन में किसी का जीवन रूस से बेहतर न हो, जिससे उनकी सत्ता को खतरा हो सकता है, क्योंकि पुतिन के रूसी नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आप पूछ रहे हैं, क्या रूस कभी यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने से सहमत होगा? अगर इससे आर्थिक समृद्धि आती है तो नहीं, पुतिन खिलाफ हैं। जब आप पोलैंड, फिनलैंड और बाल्टिक देशों जैसे स्थानों में जीवन स्तर में जबरदस्त वृद्धि को देखते हैं तो यूक्रेन में भी ऐसा ही उछाल आ सकता है। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और जीडीपी, अगर वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते, असली मुक्त बाजार होते जो भ्रष्ट न हो और आप जानते हैं हर जगह पैसे की चोरी न हो रही हो, तो यूक्रेन की जीडीपी और अर्थव्यवस्था फल फूल सकती थी। अगर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक लाभ बढ़ते हैं ताकि औसत यूक्रेनी के जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो सके, तो ये वे चीजें हैं जिन्हें रूस बर्दाश्त नहीं कर सकता। वे ऐसा होने नहीं देंगे क्योंकि यह पुतिन की सत्ता के लिए खतरा है
क्योंकि वह कभी भी औसत रूसी नागरिक के जीवन को बेहतर नहीं बनाएंगे। चूंकि हमने पोलैंड का जिक्र किया, क्या अब आपको पता है कि पोलैंड नाटो में कैसे शामिल हुआ? यह एक दिलचस्प कहानी है जिसमें पोलैंड के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, मुझे ठीक याद नहीं, 90 के दशक में वे अक्सर उन अमेरिकी शहरों में जाते थे जहां पोलैंड के लोग अधिक रहते थे। हाँ, मुझे लगता है मैंने इसका एक क्लिप देखा था। 90 के दशक में पोलैंड जानता था कि रूस कमजोर है, तो हमें जल्द से जल्द नेटो में शामिल होना चाहिए। और हाँ, इसका बिल क्लिंटन से संबंध था। चुनाव में वे बार बार उस शहर आते थे। ओह, तुम सही कह रहे हो। ये पोलिश राष्ट्रपति, तुम सही कह रहे हो। पोलिश राष्ट्रपति उन राज्यों में जाते रहे जहां बड़ी संख्या में पोलिश प्रवासी आबादी थी, ताकि वे बिल क्लिंटन पर दबाव डालने के लिए उन पर दबाव बना सकें, नाटो को पोलैंड को शामिल करने की अनुमति देने के लिए, और इसी तरह पोलैंड को वही इलाका। वे बोले अगर नाटो नहीं मिला तो परमाणु हथियार लेने होंगे, या ये या वो, या तो हम नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी छोड़ें या नेटो में शामिल हों। यूक्रेन भी कुछ ऐसा ही कर सकता है, क्योंकि मैंने देखा है कि अब जर्मनी में लगभग हर राज्य में सबसे बड़ी प्रवासी आबादी है। मुझे नहीं पता वहाँ इसे क्या कहते हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं ना। अब हर राज्य में यूक्रेनियन लोग हैं, जैसे यूक्रेन ही हो गया हो। धीरे धीरे घरेलू नीति ही विदेश नीति को निर्देशित करती है। धीरे धीरे वे यूक्रेन के लिए वोट करेंगे, उसकी मदद करेंगे, और जर्मनी की विदेश नीति अब से ज्यादा यूक्रेन समर्थक हो जाएगी। लोगों को रचनात्मक होना पड़ेगा। मेरा मतलब है राजनीतिक रूप से जो भी आप रूस को रोकने या अगली जंग को टालने के लिए कर सकते हैं, हाँ, वो कीजिए। और मेरा ख्याल है कि अब हम वापस यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में आ जाते हैं। मुझे यकीन है आपने ये देखा होगा कि पहले के समय में ऐतिहासिक रूप से जो कट्टर वामपंथी थे वो सोवियत संघ के बहुत दीवाने थे। अब लगता है कि कट्टर दक्षिणपंथी किसी कारण रूस को पसंद करते हैं। उनके अपने कारण हैं। शायद इसकी वजह यह है कि उन्हें लगता है रूस पश्चिमी मूल्यों का स्थान है, जबकि ऐसा नहीं है, लेकिन वे ऐसा मानते हैं। जैसा कि पहले बताया गया, टकर कार्लसन इस झूठी जानकारी फैलाने वालों के बड़े समर्थकों में से एक हैं। फर्जी खबरें। आपको ऐसा क्यों लगता है? वे इतने रूस समर्थक क्यों हैं, जबकि उनके तर्क सही नहीं हैं? तो जो अमेरिकी रूस चले गए हैं और रूस के लिए लड़ने के लिए रूसी सेना में शामिल हुए हैं, वे या तो नाजी हैं, कम्युनिस्ट हैं, या फिर बाल यौन अपराधी हैं। अमेरिका में वही लोग हैं जो रूस के लिए लड़ने रूस जाने को तैयार हैं। और मुझे नहीं पता कि जो लोग रूस का समर्थन करते हैं वे वाकई उस प्रचार पर विश्वास करते हैं या नहीं, लेकिन वे रूस के विचार से बहुत प्रभावित हैं। तो यह आदमी जो एक CIA एजेंट का बेटा है, उसने खुद को कम्युनिस्ट बताया, जबकि कुछ और लोग जो वहां गए हैं उनके पास नाजी टैटू हैं। तो रूस में कम्युनिस्ट और नाजी साथ कैसे लड़ सकते हैं? और इसका कारण यह है कि रूसी प्रचार विरोधाभासी संदेश देता है। उन्हें यह बहुत पसंद है। रूसी लोग स्पष्ट, आप जानते हैं, साजिश और डीप स्टेट जैसी बातें फैलाते हैं, और आप वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। आप उसे वैसे ही समझते हैं जैसे आप समझना चाहते हैं। मानसिक रूप से बीमार या भ्रमित लोग वही मानते हैं जो वे चाहते हैं, और फिर सोचते हैं कि पुतिन उनके आदमी हैं। अब आप पूछ रहे हैं, लोग टकर कार्लसन जैसे लोग रूस का समर्थन क्यों करते हैं? खैर, टकर कार्लसन को हर न्यूज नेटवर्क से निकाल दिया गया है। उन्हें केबल न्यूज नेटवर्क, माइक्रोसॉफ्ट एंड द नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, फॉक्स न्यूज पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से निकाल दिया गया है, और उनका अमेरिकी प्रसारण में वास्तव में कोई भविष्य नहीं है। तो अब वो यूट्यूब पर अपना खुद का काम कर रहे हैं, और विरोधी होना बस फायदेमंद है। तो अब लोग जो नया शब्द इस्तेमाल करते हैं वो है वैश्विक दक्षिण। और अगर आप जैक्सन हिंकल से परिचित हैं, जैक्सन हिंकल, मुझे लगता है कि वो वैश्विक दक्षिण और पुराने शोषित उपनिवेश क्षेत्रों के आक्रोश को आकर्षित करने के लिए पोस्टर बॉय जैसे हैं। ये वही बुरे अभिजात्य लोग हैं फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो बाकी दुनिया पर अपनी इच्छा और एजेंडा थोपते आ रहे हैं। रूस अच्छा है क्योंकि रूस पुराने उपनिवेशवादी शक्तियों के खिलाफ खड़ा है। यह पाखंडी है कि मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया या अफ्रीका के लोग रूस का समर्थन करते हैं, जबकि रूस हमेशा साम्राज्यवादी रहा है और पड़ोसियों को दबाता रहा है। रूस कभी दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व या अफ्रीका तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि वे जहाज बनाना ठीक से नहीं जानते थे। लेकिन अगर 500 साल पहले पीटर द ग्रेट जहाज बनाना अच्छे से जानते होते, तो हाँ, उन्होंने ब्रिटिश या फ्रेंच की जगह मध्य पूर्व और अफ्रीका को भी अपने अधीन कर लिया होता और उपनिवेश बना लिया होता।
जो लोग रूस का समर्थन करते हैं वे उन्हें केवल हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मध्य पूर्व, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया या टकर कार्लसन में से कोई भी रूसी सैनिक की मौत पर न तो नींद खोता है और न ही आंसू बहाता है। रूस सिर्फ एक औजार है, यह एक हथियार है जिसका वे इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एलजीबीटी समुदाय या आप जानते हैं अवैध प्रवासियों या जो भी हो के खिलाफ शिकायतें हैं। जैसे उन्हें लगता है कि रूस उनके पसंदीदा प्रोजेक्ट्स और व्यक्तिगत कारणों के लिए फायदेमंद है। और ये बस विरोधी होना आसान है। जब आप साजिशों को बढ़ावा देते हैं तो आपको सबूत देने की जरूरत नहीं होती और आपको ज्यादा व्यूज मिलते हैं, आपको ज्यादा जुड़ाव मिलता है। वर्तमान स्थिति का बचाव करना मुश्किल है। यह कहना मुश्किल है कि हमारे संघीय सिस्टम को सक्षम, बुद्धिमान और जिम्मेदार लोगों द्वारा चलाया जाना चाहिए, न कि किसी करिश्माई पंथ नेता द्वारा जो हमारे लिए जी जान से लड़ने वाला हो। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी कहानी और छवि पेश करते हैं जिस पर लोग अपनी मनचाही चीजें थोप सकते हैं। औसत ट्रंप समर्थक से बात करना अजीब लगता है क्योंकि मैं उनकी असली बात जानना चाहता हूं। वो कौन सी एक चीज है जो उन्हें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए पूरी करेंगे जबकि वो नहीं करेंगे। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में कुछ भी हासिल नहीं किया, वो इस कार्यकाल में भी कुछ हासिल नहीं करेंगे। आखिरकार उनकी मौत हो जाएगी और वो मुंह के बल गिर पड़ेंगे और इतिहास उन्हें भूल जाएगा क्योंकि उन्होंने अमेरिकी लोकतंत्र के लिए कुछ भी स्थायी नहीं किया होगा। मुझे लगता है कि बहुत से लोग सिर्फ एक मुद्दे पर वोट देते हैं, वो सिर्फ एक मुद्दे के मतदाता हैं, तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। और जैसे वो लोग सिर्फ एक मुद्दा देखते हैं जो ट्रंप कर रहे हैं, वो ज्यादातर लोगों की तरह रिसर्च नहीं करते, उतने व्यक्तिगत नहीं होते। हाँ, आगे बोलो। सीधे साधे लोगों के लिए, हाँ, उनके दिमाग में एक मुद्दे को पकड़ कर रखना उनके लिए एक चुनौती है और वो बस उसी पर ध्यान देते हैं, चाहे वो इमिग्रेशन हो या कुछ और। मुझे लगता है खाने वाले लोग अजीब होते हैं। जो लोग सोचते थे कि आरएफ के जूनियर जैसे ही ऑफिस में आएंगे वो हमारे सारे खाने को फिर से हेल्दी बना देंगे और अमेरिका में इतने ज्यादा मोटे लोग होना बंद हो जाएगा। ऐसे लोग, जब मैं ट्रंप समर्थकों से बात करता हूं, महा मूवमेंट्स के लोग सबसे मजेदार होते हैं क्योंकि आरएफ के जूनियर ने आरएनए वैक्सीन की फंडिंग रोकने या खाने के रंग हटाने के लिए कुछ नहीं किया। जैसे यही चीजें लोगों को बीमार नहीं बना रही हैं, यही चीजें लोगों को मोटा नहीं बना रही हैं। लगभग हर चीज में जो हम खाते हैं उसमें मिलाई गई चीनी है, वही लोगों को मोटा और अस्वस्थ बना रही है। लेकिन आरएफ के जूनियर की शानदार रणनीति है कि कोका कोला में फिर से असली गन्ने की चीनी डाली जाए, जबकि हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप और इसमें कोई फर्क नहीं है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से आने वाली गन्ने की चीनी और आयोवा में उगाए गए हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप में कोई फर्क नहीं है। आरएफ के जूनियर या डोनाल्ड ट्रंप के तहत कोई भी स्वस्थ नहीं हो रहा है। हाँ, मुझे लगता है यही मुद्दा है जहाँ लक्ष्य शायद अच्छा है, मंशा भी अच्छी है। मैं कहूँगा वे सेहतमंद खाना बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका तरीका मुझे सही नहीं लगता है ना, क्योंकि वह तर्क देते हैं, खासकर अगर आप इसकी तुलना यूरोप और कनाडा से करें। वह लोगों को मार रहा है, वह लोगों को मार रहा है। कच्चे दूध के सेवन को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे वह कहते हैं कि दूध को पाश्चराइज करना गलत है। पिछले 8 महीनों में दर्जन भर लोग कच्चा दूध पीने से मरे हैं क्योंकि आरएफ के जूनियर जैसे लोग इसे स्वस्थ विकल्प बताकर बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसी कई छोटी बातें हैं जहां वे बस चीजें बना लेते हैं। वे वैज्ञानिकों की अनदेखी करते हैं, वे चिकित्सा पेशेवरों की अनदेखी करते हैं, वे पागलपन भरी बातें फैला रहे हैं और लोग मर रहे हैं। बच्चे विकृत हो रहे हैं और खसरे से मर रहे हैं क्योंकि लोग अब खसरा, मम्प्स और रूबेला का टीका नहीं लगवा रहे हैं। यह पागलपन है। देखिए, यही तो सबसे अजीब बात है, यही वो जगह है। मेरा मतलब है, लोग सिर्फ एक मुद्दे पर वोट करते हैं। मुझे कच्चे दूध वाली बात के बारे में नहीं पता था और मुझे लगा था कि मैं खबरों के साथ अपडेट हूं, लेकिन अमेरिका में ये सब कुछ अगले 3.5 सालों में और भी खराब होने वाला है। आप डेमोक्रेट्स या लिबरल्स की आलोचना या मजाक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्होंने हमें चेतावनी दी थी। कमला हैरिस और ट्रंप की बहस में कमला ने कहा था कि ट्रंप सत्ता में आए तो पुतिन उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। उन्होंने पहले ही ये बताया था। ट्रंप को बहकाना बहुत आसान है। पुतिन के सामने ट्रंप टिक नहीं सकते। ट्रंप पुतिन का सामना नहीं कर सकते। आप क्लिप्स चला सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, समझे नहीं? बिल्कुल।
हम अब जानने की स्थिति में हैं, सब पता करेंगे कि यह कहां जा रहा है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं, क्या सिर्फ भारत पर रूसी तेल खरीदने की पाबंदी समस्या है? इसका अमेरिका भारत संबंधों पर क्या असर है? हमने चैनल पर इस बारे में बात की है। यह ट्रंप की सक्रियता का अच्छा संकेत है। कोई शरणस्थली नहीं है, यह इंडिया इसे रोक दिया। यह कोई प्रतिबंध नहीं है, यह एक शुल्क है। यह अतिरिक्त 25% के ऊपर और 25% है। तो 50% शुल्क या कुछ और? इसका यूक्रेन से संबंध नहीं है। ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप कहेंगे मैं भारत पर 25% अतिरिक्त लगा रहा हूं क्योंकि वे रूसी तेल खरीदते हैं। जैसे ही भारत किसी आर्थिक मुद्दे पर मानता है हम ज्यादा अमेरिकी तेल या अन्य चीजें खरीदेंगे या अपने शुल्क कम करेंगे, फिर ट्रंप उसे छोड़ देंगे। यूक्रेन से इसका कोई संबंध नहीं था। वे सिर्फ यूक्रेन को बहाना बना रहे हैं। लेकिन नहीं, यह पागलपन है। इन शुल्कों से कुछ भी हासिल नहीं होता। मुझे याद नहीं है कि भारत से आयात की मात्रा कितनी है, लेकिन उसमें दवाइयाँ, वस्त्र, कीमती रत्न और शुल्क शामिल हैं। तो अमेरिकियों को भारत से अपने कीमती रत्न आयात पर 50% ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। भारत को फर्क नहीं पड़ता, वे बस दूसरे खरीदार ढूंढ लेंगे। भारत के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है, तो भारत के लिए यह निश्चित रूप से निर्यात है। सच में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका को चीन की तुलना में अधिक निर्यात करता है। हाँ, भारत और चीन इतना ज्यादा निर्यात नहीं करते। चीन आमतौर पर इतना ज्यादा आयात नहीं करता। उनकी अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित है। तो क्या आपको लगता है कि भारत वाकई में इन 50% आयात शुल्कों को लेकर चिंतित है? संभवतः हाँ, शायद वे चिंतित हैं, लेकिन यही बात है, मुझे भारत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। बस कभी कभी थोड़ा जानने की कोशिश करता हूँ। लेकिन दूसरा हिस्सा है जो कि एक वैध आलोचना है, और यही तर्क ट्रंप प्रशासन इस्तेमाल कर रहा है। चीन के लिए युद्ध से पहले और बाद में तेल आयात में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई। वे पहले भी रूस से तेल आयात करते थे, अभी भी सबसे बड़े आयातक हैं। भारत के लिए बड़ा बदलाव है। उनके तेल का हिस्सा 1% से 20% हुआ। भारत कहता है कि वह नागरिकों की मदद के लिए तेल खरीद रहा है, लेकिन रिफाइन करके उसे यूरोप को बेच रहा है। तो नागरिकों के लिए तर्क समझ में आता है। हाँ, मुझे याद है 3 साल पहले एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें कहा गया था कि यह अच्छी बात है। हम वास्तव में चाहते हैं कि भारत जितना संभव हो सके सस्ता रूसी तेल खरीदे, फिर उसे रिफाइन करे और फिर उसे बाहर निकाले। तो अगर हम रूस की घरेलू क्षमता को परिष्कृत तेल उत्पाद बनाने की नष्ट कर देते हैं तो इससे पूरी दुनिया में सभी के लिए कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि हम एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में रहते हैं। अगर रूस खुद कच्चा तेल रिफाइन नहीं कर पाता तो उसे ज्यादा निर्यात करना होगा, जिससे तेल की कीमत कम हो जाती है। और अगर भारत के पास अतिरिक्त रिफाइनिंग क्षमता है तो हम चाहते हैं कि वे मूल्य सीमा के तहत सस्ता रूसी तेल खरीदें और फिर उसे रिफाइन करके वैश्विक बाजार में बेचें, ताकि रूस को हो रहे नुकसान की भरपाई हो सके। यह कीमतें कम रखने की बात है। मैं 2024 और जो बाइडेन और जेक सुलिवन की विनाशकारी नीतियों पर फिर से बहस नहीं करना चाहता, लेकिन यह उसका एक हिस्सा था। हम नहीं चाहते कि रूस की वजह से ऊंची ऊर्जा कीमतों से वैश्विक अर्थव्यवस्था गिर जाए, क्योंकि रूस सबके साथ जुड़ा है। पूरी दुनिया को अपना मौजूदा जीवन स्तर बनाए रखने के लिए हमें रूस की कच्ची वस्तुएं और ऊर्जा निर्यात की जरूरत है। रूस इतना बड़ा और अहम है कि उसे पूरी तरह अलग थलग करना संभव नहीं, वरना पूरी दुनिया प्रभावित होगी। अब ट्रंप की एक ताकत है। मैं बस बता रहा हूं कि ट्रंप किसी की नहीं सुनते, न ही आंकड़ों की परवाह करते हैं और न ही अपने किसी फैसले के बारे में सोचते हैं। तो अगर हमें कोई चौंकाने वाला उलटफेर देखने को मिलता है और ट्रंप आक्रामक रूप से रूस को अलग थलग करने की कोशिश करते हैं, तो इससे रूस जल्दी ढह सकता है। लेकिन हाँ, वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक ऊर्जा बाजार, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बुरी तरह से बाधित होने वाली हैं। जैसे अगर रूस ढह जाता है तो शेयर बाजार नीचे जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया उनकी खाद्य और कृषि निर्यात, कच्चे माल और उनकी ऊर्जा पर निर्भर है। अगर रूस अंधेरे में चला जाता है, अगर क्रेमलिन सब कुछ पर नियंत्रण खो देता है, तो दुनिया बहुत मुश्किल में आ जाएगी। हाँ, यह सबके लिए बुरा होने वाला है। जरूर, मुझे पता है कि समय कम है, लेकिन मैंने हाल ही में एक और दिलचस्प तर्क सुना था।
हम रूस को आक्रांता होने के लिए शायद दंडित न करें, क्योंकि वह एक मजबूत राष्ट्र है और आपने जो भी बातें बताई, जब तक हम सीमाओं पर दीर्घकालिक शांति ला सकते हैं। हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं जैसे दक्षिण कोरिया युद्ध, जहां मोर्चा सीमा पर स्थिर हो गया था, और फिर गृह युद्ध जहां हमने आक्रांता को दंडित नहीं किया। अमेरिकी गृह युद्ध में हमने दीर्घकालिक शांति के लिए आक्रांता को दंडित नहीं किया। तो आपको उन्हें फिर से विश्व समाज में शामिल करना होता है। इस तर्क के बारे में आपके क्या विचार हैं? शायद आप कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, या अगर कोई जमी हुई लड़ाई थी तो मुझे लगता है कि प्रतिबंध और जमी हुई संबंध या जो भी हो शायद तब तक बने रहेंगे जब तक पुतिन की मृत्यु नहीं हो जाती। पुतिन 71-72 किसी समय, अब से 10 साल बाद, 15 साल बाद, शायद, मुझे नहीं पता, आखिरकार वो मरने वाले हैं। और पश्चिम इसी को एक रीसेट का मौका मानेगा। जो भी पुतिन की जगह लेगा उसके लिए। क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? क्या हम आपके साथ व्यापार कर सकते हैं? क्या आप बस लोगों को मारना बंद कर देंगे? और फिर अमेरिका, नाटो और यूरोपीय संघ को किसी तानाशाह के साथ व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं होती। उन्हें ऐसे व्यक्ति से व्यापार करने में दिक्कत नहीं जो अपने ही लोगों को यातना, हत्या और उत्पीड़न करता है। आप अपने ही लोगों को मार सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं। लेकिन नियम 1945 से चला आ रहा नियम, अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था यह है कि आप अपने पड़ोसी, अपने छोटे पड़ोसी पर आक्रमण नहीं कर सकते और फिर उन्हें मार नहीं सकते। और पुतिन ने उस नियम को तोड़ा और वह भी उस नियम को तोड़ना चाहती है। हाँ, मुझे लगता है पुतिन को अलग थलग और बहिष्कृत करना चाहिए, जिससे रूस की प्रतिष्ठा और उसके वैश्विक संबंधों को नुकसान होगा। लेकिन जब पुतिन मर जाएगा तो हम अगले आदमी को मौका देंगे। ये बात समझ में आती है। हमें अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये निश्चित रूप से बहुत बहुत दिलचस्प था। आप सभी दृष्टिकोणों को समझ रहे हैं। आशा है दर्शकों ने बहुत कुछ सीखा। हम आपके YouTube चैनल का लिंक देंगे। क्या और कोई लिंक जैसे ट्विटर जोड़ना चाहेंगे? नहीं, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद।